हेलो एवरीवन, मैं हूं मयंक गिल्डियाल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तक्षशिला क्लासेस बिल्ड द फाउंडेशन। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से एक प्रॉपर वे में अपने नोट्स बना रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है हमारा मिडिएवल इंडिया चल रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था हिस्ट्री हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करी है, एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न। तो हमने जो अपने लेक्चर्स स्टार्ट करे हैं वो मिडिएवल हिस्ट्री से स्टार्ट किए हैं। हमारी फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करें, देखना प्रॉपर एक नोट्स बनाने स्टार्ट करें, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। मिडिएवल इंडिया से क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करें, कोई प्रैक्टिस बुक ले लीजिए, नोट्स में आपको बनवा ही रहा हूँ, सारा आपको पढ़ाया जा रहा है। तो एक बुक लेके, प्रैक्टिस बुक लेके उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाने स्टार्ट करें। आपको एक आइडिया आ जाएगा, आपको आइडिया आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आया करते हैं पेपर में। तो जैसे आपको पता है हमारे फर्स्ट लेक्चर से हम 7 लेक्चर तक पढ़ चुके हैं मिडिएवल इंडिया। और अगर टॉपिक वाइज में बताऊं तो दिल्ली सल्तनत की 2 डायनेस्टी, दूसरी आज खत्म हो जाएगी खिलजी। तो पहली हमने स्लेव भी निपटा ली है, पूरी फिनिश कर ली है। तो पहले मुस्लिम अटैक 712 से हमने स्टार्ट किया, फिर हमने सेकंड अटैक पढ़ा जो टर्किश इन्वेजन था, उसका हमने मोहम्मद गौरी पढ़ा, फिर हमने बैटल ऑफ तरैन पढ़ी पृथ्वीराज चौहान के साथ। उसके बाद जब मोहम्मद गौरी ने दिल्ली सल्तनत, जब मोहम्मद गौरी के गुलाम ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी, उसके बाद हमने पहली डायनेस्टी स्लेव पढ़ी। स्लेव का क्या रूलिंग पीरियड था? 1206 से, कुतुबुद्दीन ऐबक उसके फाउंडर थे, 1206 से 1290। उसके बाद 1290 से 1320 क्या पढ़ी हम? खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी की आज कल हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था, तो खिलजी डायनेस्टी भी चल रही है। इसके बाद आएगी तुगलक, सैयद और लोधी, ये 5 डायनेस्टी पढ़नी है हमें। तो दिल्ली सल्तनत में कल हमने पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ठीक है। 1266 में उसका जन्म अफगानिस्तान में हुआ, अफगानिस्तान में पैदा हुआ। बलबन के लाल महल में उसका कोरोनेशन हुआ, राज्याभिषेक हुआ। उसने क्या क्या काम करे, उसे जोधपुर अभिलेख में एक भगवान से कंपेयर किया गया, कंपेयर टू गॉड बोला गया उसको। और उसके क्या क्या काम थे? उसने वारंगल पे अटैक किया, मलिक कफूर को भेजा था उसने वारंगल में अटैक करने के लिए। वहाँ से कोहिनूर डायमंड साउथ से नॉर्थ आया, साउथ इंडिया से नॉर्थ पहली बार कोहिनूर डायमंड किसके रूलिंग पीरियड में आया? अलाउद्दीन खिलजी के। तो कोहिनूर डायमंड भी एक अपने में एक टॉपिक है, वो हम पढ़ते हैं जैसे जैसे रूलर्स पढ़ते हैं, किसके पास वो गया, उसकी एक अपनी उसकी यात्रा है, कोहिनूर डायमंड की एक जर्नी है उसकी अपनी, कि किस रूलर से वो किस रूलर के पास गया, कब गया, ब्रिटिशर उसके पास कब गया, वो सिख के पास कब गया, वो पर्शियन, अफगान्स, मुगल्स, खिलजी और ये काकतीय वंश से कैसे कैसे ये कहाँ का गया है कोहिनूर डायमंड, ये एक अलग टॉपिक है। अब इसमें आज हम पढ़ेंगे एक ब्रीफ में, आपको एक छोटा सा आपको एक वो देता हूँ ब्रीफ, तो इसमें धीरे धीरे टॉपिक वाइज हम पढ़ते रहेंगे आगे कोहिनूर के बारे में। उसके बाद अब हमने पढ़ा कल अलाउद्दीन खिलजी, इसका कोर्ट पोएट पढ़ा था हमने, अमीर खुसरो पढ़ा था। अमीर खुसरो से भी क्वेश्चन आते हैं। अमीर खुसरो को पैरट ऑफ इंडिया कहते हैं, तोती हिंद। क्वेश्चन ये आया था कि तोता, भारत का तोता किसे कहते हैं? तो भारत का तोता अमीर खुसरो को कहते हैं। अमीर खुसरो ने ही कश्मीर को पैराडाइज ऑफ अर्थ का, धरती का स्वर्ग, किसने कहा कश्मीर को? अमीर खुसरो ने कहा। अमीर खुसरो ने एक टाइटल दिया था अलाउद्दीन खिलजी को, याद आ रहा है आपको? सुल्तान जहान का, सुल्तान जहान का टाइटल दिया। एक टाइटल मलिक कफूर को दिया गया, मलिक कफूर ने दिया था अलाउद्दीन खिलजी को। मलिक कफूर ने भी दिया था, कौन सा टाइटल दिया था मलिक कफूर ने, जिसे अलेक्जेंडर सेकंड से कंपेयर किया था? सिकंदर सानी, सिकंदर सानी का टाइटल दिया था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को अलेक्जेंडर से कंपेयर किया गया। उसके बाद सितार और तबला की खोज अमीर खुसरो ने करी है, बताया था। खड़ी बोली, कवाली की खोज उन्होंने की है, अमीर खुसरो ने की है। अब अलाउद्दीन खिलजी के में जो टॉपिक रह गया था वो रह गए थे कुछ मॉन्यूमेंट्स रह गई थी, आज हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी मैंने आपको कल बता दिया अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। जिसे मैंने आपको बताया कि उसने दुलिया दाग प्रथा स्टार्ट की थी, कि जो एक हुलिया दाग प्रथा, हुलिया दाग प्रथा में क्या था कि एक सैनिक को हुलिया और घोड़ों पे उनके दाग लगाए जाते थे। सैनिक को अपना हुलिया रख के घूमना होता था और घोड़े पे क्या करते थे? घोड़ों पे दाग लगा दिए जाते थे उस प्रांत के, जिस प्रांत का वो सैनिक है उस प्रांत के दाग किस पे लगा दिए जाते थे? घोड़ों पे लगा दिए थे। और क्या क्या होता अमीर खुसरो के टाइम पे? उसने दीवान मोस्ट खराज एक वो बनाया था, एक डिपार्टमेंट बनाया था दीवान मोस्ट खराज, जिसका हेड मोस्ट खराज था। अब हमें अलाउद्दीन खिलजी के जो पढ़ने हैं वो पढ़ने कुछ मॉन्यूमेंट्स, इसने कुछ मॉन्यूमेंट्स बनाए। तो टॉपिक ये दिल्ली सल्तनत चल रही है, क्या टाइम पीरियड है दिल्ली सल्तनत का? दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है 1206 से कितना? 1526। मैं आपको बहुत बार लिखवा चुका हूँ बोर्ड पे, ये आपको याद हो गया होगा अभी तक, 1206 से 1526। क्योंकि 1526 में कौन आएगा? बाबर आएगा। और क्या होगा? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी जाएगी। पानीपत का प्रथम युद्ध होगा कब? 1526 में, इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच में। तो लोधी जो है, लोधी डायनेस्टी का है, दिल्ली सल्तनत की आखिरी डायनेस्टी है ना लोधी, तो लोधी, इब्राहिम लोधी वही है। अब दिल्ली सल्तनत में हमने स्लेव तो पूरी पढ़ ली थी, हम पढ़ रहे थे खिलजी। क्या पढ़ रहे थे हम? खिलजी डायनेस्टी, खिलजी
खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का रूलिंग पीरियड मैंने आपको क्या बताया था, 1290 से 1320, 1290 से 1320 ये टाइम पीरियड है खिलजी डायनेस्टी का। अब आपको मैंने पहले ही बताया था खिलजी डायनेस्टी ने बहुत सबसे शॉर्ट टाइम पीरियड पे जो रूल किया है दिल्ली सल्तनत के अंदर, वो खिलजियों ने किया है। 30 साल रूल किया है इसने, दिख रहा होगा आपको, कैलकुलेट कर लिया होगा, 30 साल, 30 ईयर्स का रूल है इसका केवल। रूलिंग पीरियड जो है खिलजियों का 30 साल का, 30 साल का रूलिंग पीरियड है केवल। तो खिलजी में हमने इसके फाउंडर कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी, बताया मैंने आपको फाउंडर कौन थे इसके, जलालुद्दीन खिलजी। इसका टाइम पीरियड क्या था, 1290 से 1296, और पूरी डायनेस्टी का तो 1290 से 1320 है, लेकिन जो इसके फाउंडर है उनका था 1290 से 1296, उसके बाद 1296 से 1316 क्या पढ़ा था हमने, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी हम पढ़ रहे थे, खिलजी डायनेस्टी में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे हम, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको यहाँ पे समझने में काफ़ी दिक्कत आएगी, इसलिए पहले उनको ज़रूर देख लें, आपका एक बहुत अच्छा बेस बनता चले जाएगा। और जब मुगल्स का ब्रिटिशर्स पढ़ोगे तो वो भी आपको बहुत ईजी लगते रहेंगे, क्यों ब्रिटिशर्स आए, पहला ब्रिटिशर कब आया, 1599 में पहला ब्रिटिशर आया, किसके कोर्ट में आया वो, भाई उन्होंने फैक्ट्री की परमिशन लेने आए थे ब्रिटिशर्स, तो उस समय कौन थे, भाई मुगल्स थे, तो उनके कोर्ट में गए, वो पूछना है कि सर फैक्ट्री लगा लें हम इंडिया में, क्योंकि इंडिया में तो मुगल्स हैं, तो कैसे किसी वो कोर्ट में गए, किसके कोर्ट में कौन सा ब्रिटिशर गया। तो वो सब आपको तभी याद रहेगा जब आप इनको रिलेट कर पाओगे, आपस में इनको रिलेट कर पाओगे, इनके रूलिंग पीरियड से आपको सबके याद होंगे। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाते हैं, आपसे पूछ लेगा कि फर्स्ट ब्रिटिशर जो आया था 1599 में आया, 1599 में पहला ब्रिटिशर आया जॉन मिल्डेनाल। अब वो आपसे पूछेगा किसके रूलिंग पीरियड में आया है, क्वेश्चन ये बनेगा। अब आपको ये थोड़ी याद करना है कि किसके रूलिंग पीरियड में कौन आया, आप बस ये देखो 1599 में आया, 99 में आया, 1599 में आया। अब उस समय कौन रूल कर रहा था, उस समय रूल कर रहा था अकबर। आपको अगर इतना पता होगा अकबर रूल कर रहा है तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही कर लोगे आप। अकबर का रूलिंग पीरियड कितना है, 1565 से 1605, इसके बीच में ये रूलिंग पीरियड है, तो आप ऐसे बता दोगे सीधा सीधा। तो सारे क्वेश्चन याद नहीं करने होते, वन लाइनर में यही दिक्कत है कि जो क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन बनते हैं ना, वो उसमें एक्स्ट्रा लगता है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। इसलिए आप एक पूरी बेसिक वे में पढ़ो, सिंपल वे में पढ़ो, तो आप खुद ही क्वेश्चन कर लोगे। इतना ही तो दिमाग लगाना कि 1599 का आपको रूलिंग पीरियड याद होना चाहिए, और एक सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं, आगे आके आपको सारे याद हो जाएंगे, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ही आराम से पूरी एक वे में हमारे साथ जुड़े रहें और आगे अपनी लेक्चर देखते रहें। तो अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड मैंने क्या बताया, इसका टाइम पीरियड था 1296 से 1316, ये 20 साल तो इसने ही राज किया, इस 30 साल में से 20 साल तो इसने ही राज कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। अब इसके बाद हमने कल सारे पढ़ लिए थे कि कैसे मलिक कफूर को इसके लिए कौन लेके आया था, मलिक कफूर को खरीद के, नुसरत खान कौन लेके आया था मलिक कफूर को खरीद के, खंबात बंदरगाह पर जब अटैक किया था नुसरत खान ने, जो सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, वो लेके आया था। कितने में खरीद के लाया था, खरीद के किसको लाया था, मलिक कफूर को। कितने में खरीदा था, कॉस्ट क्या थी उसकी, 1000 दिनार में खरीदा था। तो इसे क्या बोलते हैं, मलिक कफूर को क्या बोला गया है, 1000 दिनारी। ये सारे बेसिक क्वेश्चन है जो आ जाते हैं एग्जाम में आते हैं, और आपको यहाँ से पढ़ के जो इजी लग रही है चीज़ें वो आप वहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। जब इसलिए कह रहा हूँ प्रैक्टिस बुक लगाओ, प्रैक्टिस बुक में देखो, आपको पता लग जाएगा कितनी ईजी लग रही है हिस्ट्री। इसलिए ध्यान से सारे लेक्चर ध्यान से रिकॉर्डेड आप देखते रहिए और उसको अपने नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बहुत ज़रूरी है बनाना, नहीं तो कुछ दिन बाद सब गायब हो जाता है, स्किप हो जाता है दिमाग से। तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके थे। जो हमारा टॉपिक रह गया था वो रह गए थे कुछ मॉन्यूमेंट्स मेड बाय अलाउद्दीन, मॉन्यूमेंट्स मेड बाय अलाउद्दीन खिलजी, मॉन्यूमेंट्स मेड बाय अलाउद्दीन खिलजी ने जो मॉन्यूमेंट्स बनाए उनका। तो मॉन्यूमेंट्स में जो हम पढ़ते हैं इसके स्टार्ट करते हैं। पहला है अलाई मीनार, कहाँ पे है, दिल्ली, कहाँ पे है, दिल्ली। दूसरा है अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा कहाँ पे है, दिल्ली, ठीक है। तीसरा है चोर मीनार, क्या है, चोर मीनार। ये सब मॉन्यूमेंट्स आपने सुने हुए होंगे, ये भी दिल्ली, ये भी दिल्ली में।
फोर्थ सिरी फोर्ट, कौन सा? सिरी फोर्ट, सिरी फोर्ट, ये भी दिल्ली। तो सब दिल्ली में है। कितने हो गए? अलाई मीनार, अलाई दरवाज़ा, चोर मीनार और सिरी फोर्ट, ये सब कहाँ पे है? दिल्ली में है। ये 4 लिखा है, मैंने आपको और लिखा रहा हूँ, उसको मिटा रहा हूँ, ठीक है? ये सब मॉन्यूमेंट्स लिखा रहा हूँ अभी। सिरी फोर्ट तक हो गया, डी। उसके बाद ई। सिरी फोर्ट के बाद कौन सा बना है? सिरी फोर्ट के बाद बना है हौज खास। हौज खास तो सुना ही होगा सबने, दिल्ली में हौज खास। ई, ये भी कहाँ है? दिल्ली। एक एफ, एक और लिख लो। हौज खास के बाद एक जमात खाना, जमात खाना मॉस्क्यू, मस्जिद, जमात खाना मॉस्क्यू। तो जमात खाना मॉस्क्यू, इतने मॉन्यूमेंट्स हैं इसके। कितने हो गए ये? 6 मॉन्यूमेंट्स। कौन कौन से? अलाई मीनार, अलाई दरवाज़ा, हौज खास, चोर मीनार, सिरी फोर्ट और जमात खाना मॉस्क्यू, जमात खाना मस्जिद। ये 6 मॉन्यूमेंट्स बनाए थे, अभी भी हैं दिल्ली में, सारे दिल्ली में हैं। तो ये सब बनाए थे किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये सब किसने बनाए थे? अलाउद्दीन खिलजी के रूलिंग पीरियड में सब बनाए गए हैं। चोर मीनार, चोर मीनार को लेके कहा जाता है कि इसमें जब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे बहुत करप्शन था, मैंने आपको कल भी बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी के समय बहुत करप्शन था, क्योंकि इसने अच्छे अच्छे काम करे, मतलब इसने ऐसे ऐसे काम करे जिसमें करप्शन की उम्मीदें बढ़ गई, मतलब करप्शन बढ़ गया लोगों। इसने करप्शन बढ़ाने के लिए नहीं करे कोई काम, करप्शन लोगों ने करा। इसने अच्छी अच्छी पॉलिसी चलाई। इसने मार्केट में वस्तुओं के दाम निर्धारित किए थे, वस्तुओं के दाम निर्धारित फिक्स किए थे। जो ऑब्जेक्ट्स थी मार्केट में, उनके जो प्राइसेस थे वो फिक्स किए थे। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो बहुत सारा करप्शन बढ़ता रहा। तो चोर मीनार को लेके कहते हैं कि ज़्यादा करप्शन में चोरी वगैरह करते थे, चोर हुआ करते थे, उन चोरों की गर्दन काट के लटकाई गई थी चोर मीनार में, इसलिए इसका नाम चोर मीनार है। ठीक है, ऐसे ऐसे ये बहुत सारे वो हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो बुक्स वगैरह में लिखे हैं। तो चोर, ये आपने नोट कर लिया। तो चोर मीनार की ये कहानी है। अब इसके बाद मॉन्यूमेंट्स हो गए, अब पढ़ेंगे मार्केट्स। इसने कुछ मार्केट बनाई अपने टाइम में, इसने कुछ मार्केट्स बनाई। मार्केट देखो, इसने 4 टाइप की मार्केट्स बनाई अपने रूलिंग पीरियड में, 4 टाइप्स ऑफ मार्केट। इसने जो मार्केट बनाई, मार्केट्स, बाजार, जो इसके मार्केट्स थे 4 टाइप के थे। कितने? 4 टाइप के। जो पहली थी, कौन सी थी? एक थी रेडीमेड मार्केट। कौन सी थी? रेडीमेड, रेडीमेड मार्केट। दूसरी थी डेली एंड नॉर्मल मार्केट, डेली एंड नॉर्मल मार्केट, डेली एंड नॉर्मल मार्केट। तीसरी थी स्लेव एंड एनिमल मार्केट, स्लेव एंड एनिमल मार्केट, स्लेव एंड एनिमल मार्केट। ये तीसरी मार्केट हो गई इसकी। और जो 4th मार्केट थी, ये थी फूड ग्रेन मार्केट। कौन सी थी? फूड ग्रेन मार्केट। तो 4 टाइप की मार्केट्स हैं किसकी? अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपने रूलिंग पीरियड में इसने 4 टाइप की मार्केट्स रखी हैं। पहली है रेडीमेड मार्केट। इससे आप रिलेट कर रहे होंगे कि रेडीमेड मार्केट कौन सी हो गई, जहाँ पे रेडीमेड चीज़ें मिलती होंगी। ठीक है। डेली एंड नॉर्मल मार्केट, डेली बेस में जो ज़रूरत होती है चीज़ों की, उन ऑब्जेक्ट्स की एक मार्केट बनाई। एक है स्लेव एंड एनिमल मार्केट, गुलामों को खरीदते थे उस समय, गुलाम खरीदना, एनिमल्स वगैरह जो खरीदना होता था वो एनिमल, स्लेव्स एंड एनिमल मार्केट में आती थी। जो 4th है फूड ग्रेन मार्केट, फूड की मार्केट। तो 4 टाइप की मार्केट बनाई गई है इसके रूलिंग पीरियड में। कौन कौन सी है? रेडीमेड, डेली एंड नॉर्मल मार्केट, स्लेव एंड एनिमल मार्केट और फूड ग्रेन मार्केट। ये 4 टाइप की मार्केट्स इसके टाइम पे बनाई गई हैं। किसके टाइम पे? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। तो यही तो बातें रह गई थी कल इसके बारे में। एक तो वो ही रह गया था कि इसके मॉन्यूमेंट्स रह गए थे, दूसरा इसकी टाइप्स ऑफ मार्केट रह गई थी। इन्हें नोट कर लेना आप। क्वेश्चन ये पूछ लेंगे फूड ग्रेन मार्केट वगैरह मार्केट किसके रूलिंग पीरियड में चलती है। वैसे ये थोड़ा डीप है, इससे क्वेश्चन मुश्किल ही बनेंगे आपके अगर वनडे एग्जाम दे रहे हैं आप, लेकिन फिर भी कुछ छोड़ के नहीं चलना, सब कुछ अपना पढ़ के चलना है। तो ये आप नोट कर लेगा। अब 1316 में ही डाइड इन
1316। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी लिखा है ना मैंने। 1296 से 1316 इसकी डेथ हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। अब इसकी हो गई डेथ, किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। अब इसके बाद के रूलर्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कोहिनूर डायमंड के बारे में बता देता हूँ कि कोहिनूर डायमंड से रिलेटेड जो बातें हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एक छोटा सा मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि क्या हुआ कोहिनूर डायमंड को लेके, उसके बाद हम आगे डीप उसको पढ़ लेंगे ब्रीफली। तो क्या हुआ? तो कोहिनूर डायमंड के बारे में पढ़ लेता है। कोहिनूर डायमंड, कोहिनूर डायमंड अब ये मिला कहाँ से? ये सबसे पहले गया काकतीय वंश के पास, काकतीय डायनेस्टी। कल हमने पढ़ा था वारंगल में चल रही थी ये, वारंगल। अब वारंगल तेलंगाना में आ रहा है आज की, मतलब आज तेलंगाना में आ रहा है, पहले तेलंगाना नहीं था ना। तेलंगाना तो 2014 में बना, 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना। तो 2014 में तेलंगाना बना है। उस समय तो पूरा आंध्र प्रदेश के अंडर ही था काकतीय डायनेस्टी। कहाँ पे? वारंगल में, ठीक है। इसके बाद ये गया खिलजियों के पास। खिलजी मलिक कफूर ने लिया था ना इससे। भाई मलिक कफूर ने काकतीय वंश के राजा कौन? प्रताप रुद्रदेव, उनको हरा के खिलजियों पे गया था। मलिक कफूर ने खिलजी को दिया था, अलाउद्दीन खिलजी को। खिलजियों के बाद ये गया मुगल्स पे। किस पे? मुगल्स। खिलजियों के पास कहाँ गया? मुगल्स पे गया। भाई सबसे पहले काकतीय वंश, गोलकुंडा के पास एक माइंस थी, कोलार माइंस, वहाँ से निकला था। तो काकतीय वंश पे गया, काकतीय वंश। उसके बाद खिलजी, खिलजी के बाद मुगल्स, मुगल्स के बाद किस पे जाएगा? मुगल्स के बाद ही जाएगा पर्शियन लोगों पे। किस पे? पर्शियन। ये कोहिनूर डायमंड की बता रहा हूँ मैं पूरी कहानी कि सबसे पहले काकतीय वंश पे पहुंचा, फिर खिलजियों पे पहुंचा, फिर मुगल्स पे पहुंचेगा। क्योंकि मुगल्स के पीकॉक थ्रोन पे था ना, जो औरंगजेब के टाइम पे पीकॉक थ्रोन था, उसके उस पे था, पीकॉक थ्रोन पे था ना। तो मुगल्स पे गया, ठीक है। मुगल्स के बाद पर्शियन, पर्शियन के बाद ये कहाँ गया? पर्शियन के बाद ये गया अफगान्स पे, अफगान लोगों पे गया है। पर्शियन के बाद अफगान्स पे गया, अफगान्स के बाद ये गया सिखों पे, सिख्स पे गया है। किस पे? सिखों में किस पे गया? रंजीत सिंह पे, रंजीत सिंह, ठीक है, रंजीत सिंह पे। और रंजीत सिंह से लेंगे इसको ब्रिटिशर्स। कौन लेंगे? ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों पे गया है और आज तक ये अंग्रेजों पे ही है। भाई ब्रिटेन का जो राज परिवार है, जो राजा, जो महारानी का परिवार है, वो लोग उन लोगों के पास है फिलहाल, ब्रिटिशर्स में, ठीक है। म्यूजियम में रखा हुआ है इसको, जो ब्रिटेन की म्यूजियम है। तो अब देख लो, सबसे पहले काकतीय वंश, काकतीय वंश के बाद खिलजियों पे गया, खिलजियों के बाद मुगल्स, मुगल्स के बाद पर्शियन, पर्शियन के बाद अफगान्स, सिख और ब्रिटिशर्स। यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली आएगा, उसके पास रहेगा कुछ टाइम ये। तो ये धीरे धीरे कहाँ से ब्रिटिशर तक पहुँचा कोहिनूर डायमंड। कहाँ से निकला? काकतीय वंश से, और कहाँ पहुँच गया? ब्रिटेन। उसकी पूरी वो है एक यात्रा, पूरी जर्नी है किसकी? कोहिनूर डायमंड की। तो क्वेश्चन कई बार ये पूछ लेते हैं कि ब्रिटिशर्स ने कोहिनूर डायमंड किससे प्राप्त किया, इसलिए मैंने यहाँ रंजीत सिंह लिखा है। यहाँ भी सबके नाम है पर वो उसको बाद में पढ़ लेंगे, उसको इतना वो नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये एक बार आ रखा है कि ब्रिटिशर्स ने कोहिनूर डायमंड किससे प्राप्त किया था, किससे लिया था। तो सिखों के एक वो है कौन? रंजीत सिंह, रंजीत सिंह से लिया था, इसलिए मैंने रंजीत सिंह लिखवा दिया पहले। नोट कर लेंगे इसको, ये कोहिनूर डायमंड की बात है। इतना देख लो, इसके अलावा कोहिनूर डायमंड से क्वेश्चन आएगा तो अब नहीं, अब छूटेगा नहीं। इतना पता लग जाएगा कि लास्ट में किस पे था? ब्रिटिश, मतलब लास्ट पे था सिक्कों के बाद। सिक्कों से किसने लिया? ब्रिटिशर्स ने लिया। इसे नोट डाउन कर लेना। तो 1316 में डेथ हो गई किसकी? भाई अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई। अभी लिखा है ना मैंने आपको, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की हो गई डेथ। कब? 1316, डेथ 1316। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर बनेगा, नेक्स्ट रूलर है, नेक्स्ट जो रूलर होगा उसका क्या नाम है? उसका नाम है शहाबुद्दीन, शहाबुद्दीन उमर, शहाबुद्दीन उमर बना नेक्स्ट रूलर। लेकिन ये काबिल नहीं था तो इसको हटा दिया गया, इसको 1316 में हटा दिया गया। और इसके बाद दोबारा एक नया रूलर बनाया गया, फिर एक नेक्स्ट रूलर बनेगा, नेक्स्ट रूलर,
ये कौन बनेगा? ये बनेगा मुबारक शाह। कौन बनेगा? मुबारक शाह खिलजी। कौन बनेगा? मुबारक शाह खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगला कौन बना? शहाबुद्दीन उमर। ये काबिल नहीं था, इसको हटा दिया गया, इसको बनते ही इसको हटाया गया, तू बेकार है भाई, तो हट, तू बेकार आदमी है, किसी काम का नहीं है, इसे हटा दिया शहाबुद्दीन उमर को। उसके बाद कौन बना? मुबारक शाह खिलजी। ये रहेगा 1316 से 1320, 1316 से 1320। अब इसके बारे में भी मतलब कुछ खास इसने काम नहीं करे पढ़ने लायक, जिसे हम पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। बस के बारे में इतना लिख लेना कि ये पहला सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा कहा। मतलब टाइटल कोई या तो जनता टाइटल दे रही है या कोई और टाइटल दे रहा है, लेकिन इसने खुद को खलीफा बोला। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था खलीफा क्या होता है। जो इस्लाम के प्रचार के, जो इस्लाम के सक्सेसर है, जो इस्लाम के उत्तराधिकारी हैं। कौन है जो इस्लाम के उत्तराधिकारी, जो इस्लाम के सक्सेसर है, उनको बोलते थे खलीफा। तो इसने खुद को एक टाइटल दिया किसका? खलीफा का। कौन सा टाइटल दिया इसने खुद को? खलीफा। क्वेश्चन इससे बनेगा तो ये बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत में खलीफा का टाइटल खुद को किसने दिया? किसने दिया? मुबारक शाह खिलजी ने। ये मतलब इसके बारे में इतना ही है, जो पढ़ने लायक चीज़ें हैं वो इसके बारे में इतनी है, इसके अलावा तो नहीं है कुछ। कौन बना फिर? मुबारक शाह खिलजी। अब मुबारक शाह खिलजी के बाद कौन बनेगा? तो मुबारक शाह खिलजी के बाद नेक्स्ट रूलर बनेगा हमारा, यहां लिख लेते हैं, नेक्स्ट रूलर ये बनेगा खुसरो शाह। कौन बनेगा? खुसरो शाह। कब? 1320 में। 1320 में कौन बनेगा? खुसरो शाह। अब देखो ना, खिलजी डायनेस्टी का अंत हो रहा है 1290 से 1320, तो यही है लास्ट रूलर। कुछ बुक्स में लास्ट रूलर आपको दिखा रखा है मुबारक शाह को, और कुछ बुक्स में दिखा रखा है खुसरो शाह को। तो खुसरो शाह है लास्ट रूलर, ठीक है। आपको अच्छी बुक पढ़ेंगे तो उसमें खुसरो शाह है लास्ट रूलर है। जो ये लास्ट रूलर था खिलजी डायनेस्टी का। किसका? खिलजी डायनेस्टी का लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। कौन? खुसरो शाह 1320। अब ये जो था, इसके बारे में कहानी सुनो। ये जो था एक कन्वर्टेड मुस्लिम था। कन्वर्टेड मुस्लिम समझ रहे हो आप? ये पहले हिंदू ही था लेकिन बाद में कन्वर्ट हुआ मुस्लिम्स में, तो एक कन्वर्टेड मुस्लिम था। कौन? खुसरो शाह। अब ये उस समय मतलब सबके आगे कन्वर्ट हुआ है ये, जो और इसके इक़्तिदार थे, सूबेदार थे, उन्होंने देखा यार पहले तो हिंदू था, अभी अचानक मुस्लिम बन गया। तो जब और प्रांतों के इक़्तिदार ने देखा कि यार तो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया, ये क्या इस्लाम को फैलाएगा, ये क्या इस्लाम का अच्छे से प्रचार कर पाएगा, क्योंकि तो अभी कन्वर्ट ही हुआ है मुस्लिम्स में, इसे पता ही क्या है मुस्लिम्स के बारे में। सारी जगह पे बातें फैलने लग गई सारे इक़्तिदारों में कि यार ये तो कन्वर्टेड मुस्लिम बन गया हमारा सुल्तान, ये इस्लाम को कैसे फैलाएगा, ये इस्लाम को कैसे बचाएगा, ये तो बचा ही नहीं सकता। उस बात भी सही है, ये भाई इसको पता ही नहीं मुस्लिम्स क्या होता है, ये तो सुल्तान बनने के चक्कर में बन गया होगा, सुल्तान बनने के चक्कर में बन गया, मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो गया। तो जब आसपास ये बातें फैली, ये बातें पता लगी, तो एक इक़्तिदार था। कहाँ का इक़्तिदार था? इक़्तिदार था पंजाब का। पंजाब का इक़्तिदार था, क्या नाम था उसका नाम था गाजी मलिक। क्या नाम था? गाजी मलिक। तो गाजी मलिक आता है दिल्ली सल्तनत और इसको हराता है, इसे डीथ्रोन करता है, इसे हटाता है। इसलिए बोलता है गाजी मलिक कि भाई ये तुम है ही नहीं सुल्तान बनने लायक। क्यों? क्योंकि मुसलमान ही नहीं है, ये मुस्लिम ही नहीं है, ये तो हिंदू है, हिंदू से कन्वर्ट हुआ है मुस्लिम में, तो ये क्या इस्लाम को ढंग से प्रचार करेगा। क्योंकि सब क्या कर रहे हैं, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हर जगह फैल गए थे इस्लाम के प्रचार के लिए, क्योंकि इस्लाम नया धर्म है। 570 में जब हजरत प्रॉफिट साहब का जन्म हुआ, उसका 610 में उनका एनलाइटमेंट मिली थी, 610 में। तो धीरे धीरे उसका प्रचार हुआ, इस्लाम का धीरे धीरे प्रचार हुआ। तो ये सब लोग प्रचार ही तो कर रहे हैं भाई। फर्स्ट अटैक से स्टार्ट हो गए प्रचार होने मुस्लिम इस्लाम के, ठीक है। महमूद गजनवी ने इतने मंदिर तोड़े, ठीक है। उसने खुद को उसने जिहाद का नारा दिया, उसने इतने सारे टाइटल लिए, सुल्तान जहान एंड गाजी बोला उसने खुद को। तो महमूद गजनवी ने भी मंदिर तोड़ के इस्लाम फैलाया। तो सारे रूलर्स ये इस्लाम ही फैला रहे थे, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इस्लाम ही फैला रहे थे। तो जब उनको लगा, जो पंजाब का इक़्तिदार था गाजी मलिक, उसे पता लगा क्या है तो कन्वर्टेड मुस्लिम है, तो वो आया दिल्ली सल्तनत पे आया, उसने खुसरो शाह को डीथ्रोन कर दिया, इसे हरा के एक नई डायनेस्टी की स्थापना करेगा वो। किसकी? तुगलक डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी के बारे में इतना ही है। खिलजी डायनेस्टी से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। सारे टॉपिक मैंने आपको ढंग से पढ़ा दिए। तो खिलजी डायनेस्टी का अंत ऐसे हुआ है, समझिए आप कैसे हुआ है। जब एक कन्वर्टेड मुस्लिम बैठ गया तब खिलजी डायनेस्टी का अंत हुआ है। तो लास्ट जो रूलर है कौन है? खुसरो शाह। कौन है? खुसरो शाह। इतना नोट कर लेंगे। तो इससे खिलजी डायनेस्टी का अंत
सबसे कम टाइम पीरियड पे रूल करने वाली डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत के अंदर, 1290 से 1320। ये सब याद कर लेना सन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप कहीं भी आइडिया लगा सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। अगर आपको सन पता है तो हो सकता है आप 3 ऑप्शन एलिमिनेट ही कर दो, 4 ऑप्शन में से आप 2 या 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, क्योंकि आपको कुछ ये याद हो, आपको सन से याद हो, तो आप 2 क्वेश्चन दो ऑप्शन है, 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, बचे 2, उन 2 में से फिर आप 1 को पकड़ो। तो तरीके होते हैं क्वेश्चंस करने के। अब जो हम नेक्स्ट डायनेस्टी पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी। कौन सी? तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी। इसका रूलिंग पीरियड क्या है? तुगलक डायनेस्टी का रूलिंग पीरियड है आपका 1320 से 1414। क्या रूलिंग पीरियड है? 1320 से 1414। किसका रूलिंग पीरियड है? तुगलक डायनेस्टी का। किसका है? तुगलक डायनेस्टी का रूलिंग पीरियड है। अब इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर कौन है? मैंने आपको बताया फाउंडर कौन है इसके, गाजी मलिक। फाउंडर कौन है? गाजी मलिक। कौन था गाजी मलिक? गाजी मलिक। ये हुआ करता ना पंजाब का इक्तेदार। कहाँ का इक्तेदार? पंजाब का। इक्तेदार ऑफ पंजाब। पंजाब का इक्तेदार था किसके टाइम में? खिलजियों के टाइम में। इक्तेदार ऑफ पंजाब। अब ये आता है जब इसे पता लगता है कन्वर्टेड मुस्लिम बैठे हैं, तो ये आता है पंजाब से। इक्तेदार था पंजाब का, ये आता है पंजाब से। किसके पास? खुसरो शाह के पास, जो दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश का आखिरी रूलर था। उसके पास आता है, उसे हराता है और डिथ्रोन कर देता है। उससे कहता है तुम हटो। अब नई डायनेस्टी की स्थापना कर दी उसने, तुगलक डायनेस्टी की। तो फाउंडर कौन हुआ इसके? गाजी मलिक। अब जो गाजी मलिक था ये इस नाम से रूल नहीं करा इसने। गाजी मलिक ने इस नाम से रूल नहीं करा। जो गाजी मलिक ने जो रूल करा है ना, रूल, वो किस नाम से करा है? इसने रूल किया है जियासुद्दीन। इसने किस नाम से रूल किया है? जियासुद्दीन तुगलक। किस नाम से? जियासुद्दीन तुगलक। तो जियासुद्दीन तुगलक के नाम से इसने रूल किया है। कहाँ पे? दिल्ली सल्तनत में। तुगलक वंश में इसने जियासुद्दीन तुगलक के नाम से रूल किया है। तो इक्तेदार है पंजाब का, रियल नेम गाजी मलिक, जियासुद्दीन तुगलक के नाम से इसने रूल किया। अब आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो जियासुद्दीन तुगलक है, ये जो जियासुद्दीन तुगलक है, तुगलक, इसका रूलिंग पीरियड है 1320 से 1325। 1320 से 1325। ये तो पूरी डायनेस्टी का रूलिंग पीरियड है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ये पूरे वंश का रूलिंग पीरियड है, और ये इंडिविजुअल जो रूलर्स आ रहे हैं उनका रूलिंग पीरियड है। तो क्या इसका जियासुद्दीन तुगलक का 1320 से 1325 ये इसका रूलिंग पीरियड है, तब इसने रूल किया। ठीक है। इस रियल नेम वॉज, अभी मैंने आपको बताया रियल नेम क्या है। रियल नेम वॉज गाजी मलिक। क्या है? गाजी मलिक। अब इसका रियल नेम है गाजी मलिक। ओके, इसके आगे पढ़ेंगे। इसका लिखो ही फाउंडेड अ सिटी। ही फाउंडेड अ सिटी। इसने एक शहर की खोज करी। क्या नाम है शहर का? तुगलकाबाद। क्या नाम है? तुगलकाबाद। कहाँ पे है ये? दिल्ली में ही है। एक सिटी की खोज की। कौन सी? तुगलकाबाद। तो उसने एक शहर बनाया तुगलकाबाद में। ही फाउंडेड अ सिटी तुगलकाबाद। आज भी है दिल्ली में जो तुगलकाबाद है, वो किसने फाउंड किया है? तुगलक डायनेस्टी के गाजी मलिक। कौन है गाजी मलिक? जियासुद्दीन तुगलक। अपनी डायनेस्टी के नाम से इसने तुगलकाबाद बसाया, एक शहर बसाया। कहाँ पे? दिल्ली में। और इसके बारे में क्या लिखेंगे आप? अब इसका एक बेटा हुआ करता था तुगलकाबाद का, ये जो वो है आपका गाजी मलिक, या वो क्या, मैं पूरा लिखता हूँ, आप यहाँ कंफ्यूज ना होना। जियासुद्दीन तुगलक।
जियासुद्दीन तुगलक। अब इसका एक लड़का था, क्या था, एक लड़का, इसका एक सन था, क्या नाम था, ज़ौना खान। ज़ौना खान क्या था इसके लड़के का नाम, ज़ौना खान। ये यू आएगा, UNA, ज़ौना खान। तो इसके बेटे का क्या नाम था, ज़ौना खान। अब ज़ौना खान इसके बेटे का नाम है। इसके मरने के बाद यही राजा बनेगा, यही सुल्तान बनेगा। किसके, गाजी मलिक, जियासुद्दीन तुगलक के मरने के बाद ज़ौना खान ही बनेगा रूलर। कौन बनेगा रूलर, सुल्तान कौन बनेगा, ज़ौना खान। और किस नाम से बनेगा, ये रूल करेगा मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ही है, लेकिन इसका रियल नेम क्या है, ज़ौना खान। किसका लड़का है ये, गाजी मलिक, जियासुद्दीन तुगलक का लड़का। कौन, ज़ौना खान। अब एक चीज़ सुनना आप, जब अलाउद्दीन खिलजी, जब मलिक कफूर गया था कहाँ पे, देवगिरी। कहाँ गया था, देवगिरी, महाराष्ट्र गया था। वारंगल पर अटैक किया था उसने। और थोड़ा कहानी में पीछे आओ, पीछे कब आओ, खिलजियों के टाइम पे आओ। खिलजियों के टाइम पे 1300 कब में, 1308-9 में, 1308 और 9 में, 1309 ही लिख लो, 1309, 1308 और 1309 में वारंगल मिशन पे गया था मलिक कफूर। किस मिशन पे गया था, वारंगल। वारंगल गया था, कौन सी डायनेस्टी चल रही थी यहाँ, काकतीय डायनेस्टी चल रही थी यहाँ पे। रूलर कौन था, कल पढ़ाया था मैंने आपको, प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव था रूलर। और डायनेस्टी कौन सी थी, डायनेस्टी थी आपकी काकतीय का, वारंगल में। तो मलिक कफूर ने इसको हराया था, प्रताप रुद्रदेव को, ठीक है। इसने सरेंडर किया था मलिक कफूर के आगे और उसको गिफ्ट दिया था क्या, कोहिनूर डायमंड। और वही कोहिनूर डायमंड मलिक कफूर ले गया था अलाउद्दीन खिलजी के पास। अब हुआ क्या, जब खिलजी डायनेस्टी खत्म हो गई ना, तो इन्होंने क्या करा, किसने, प्रताप रुद्रदेव ने। इसको मारा तो नहीं था। तो प्रताप रुद्रदेव ने क्या करा, इसे पता लगा भाई खिलजी डायनेस्टी खत्म हो गई अब दिल्ली से। इसने क्या करा, इसने बोला मैं दिल्ली सल्तनत के अंडर में नहीं आऊँगा, अब हम दिल्ली सल्तनत के अंडर में नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि इसे पता लगा खिलजी डायनेस्टी खत्म हो गई। इसने कहा कौन पूछ रहा हूँ मैं, कौन आएगा हम पे अटैक करने, कोई नहीं आएगा। तो इसने क्या करा, दिल्ली सल्तनत में से खुद को इंडिपेंडेंट कर लिया। मलिक कफूर ने ऐड किया था देवगिरी को दिल्ली सल्तनत में कि हमारे अंडर रहेंगे, लेकिन प्रताप रुद्रदेव ने खिलजी डायनेस्टी खत्म होते ही क्या करा, खुद को इंडिपेंडेंट कर दिया कि भाई हम इंडिपेंडेंट हो गए, अब हम किसी के अंडर में नहीं आएंगे। तो इसलिए मैंने आपको लिखा है, आपको याद आ जाए प्रताप रुद्रदेव कौन है। अब जब ज़ौना खान, जो इसका बेटा था, किसका, गाजी मलिक का, जियासुद्दीन तुगलक का, उसे भेजता है जियासुद्दीन तुगलक कब, 1321 में। कब, 1321, इन 1321 एक मिशन पे भेजा जाता है, किसे, एक मिशन पे भेजा जाता है, किसे, ज़ौना खान को। किसे, ज़ौना खान। तो ज़ौना खान को एक मिशन पे भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है, महाराष्ट्र। कहाँ भेजा जाता है, महाराष्ट्र। कहाँ पे, देवगिरी। कहाँ भेजता है, देवगिरी। देवगिरी लिख दिया मैंने यहाँ पे। वारंगल में भेजता है, कहाँ भेजता है, वारंगल। अभी मैंने बताया ना, वारंगल भेजता है। वारंगल भेजता है, कौन सी डायनेस्टी चल रही होती है, काकतीय। कौन सी, काकतीय डायनेस्टी चल रही होती है। तो ज़ौना खान को भेजता है कहाँ पे, काकतीय डायनेस्टी, वारंगल में, क्योंकि ये क्या करते हैं, खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है। कौन, प्रताप रुद्रदेव। तो काकतीय में इस समय भी वही है, रूलर कौन है हमारा, प्रताप रुद्रदेव। तो ज़ौना खान जाता है 1321 में और दोबारा काकतीय को ऐड कर देता है दिल्ली सल्तनत में। जो वारंगल में काकतीय वंश चल रहा है, वारंगल को ऐड कर देता है किसमें, दिल्ली सल्तनत में। और नए नाम से वारंगल का नाम चेंज कर देता है। जब ऐड करता है दिल्ली सल्तनत में, वारंगल को ऐड करता है, काकतीय वंश को जोड़ लेता है दोबारा, किसमें, दिल्ली सल्तनत के अंडर दोबारा कर लेता है। तो उसका नाम चेंज करके रखता है सुल्तानपुर। क्या रखता है, सुल्तानपुर। क्या रखता है, सुल्तानपुर। किसका है, ये न्यू नेम रख दिया इसने, न्यू नेम है, न्यू नेम। किसका न्यू नेम है, वारंगल का। किसका न्यू नेम है, वारंगल का। समझ गए इतना, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है।
भाई साफ सी बात है, 1321 में मिशन पे जाता है वारंगल में, जहाँ चल रही होती है काकतीय वंश। काकतीय वंश में ये खुद को इंडिपेंडेंट कर देते हैं। जब इन्हें पता लगता है खिलजी तो भाई हो गए, खिलजी तो खत्म हो गए, लेकिन फिर क्या होता है, जोना खान जाता है और दोबारा उसको ऐड कर लेता है दिल्ली सल्तनत में। किसको? वारंगल को। वारंगल को दोबारा ऐड कर लेता है दिल्ली सल्तनत में, और उसका नाम क्या रखा जाता है? सुल्तानपुर। क्या नाम रखा जाता है? सुल्तानपुर। तो ये पहला काम है जो जोना खान ने किया 1321 में, इतना नोट कर लेंगे। अब क्या हुआ नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, अब हुआ ये कि गाजी मलिक के टाइम, जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का टाइम चल रहा है, क्या पढ़ रहे हैं हम पहले यहाँ लिख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये पढ़ रहे हैं जियासुद्दीन फिरोज, जियासुद्दीन तुगलक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? जियासुद्दीन तुगलक, ये पढ़ रहे हैं हम। इसका टाइम पीरियड क्या बताया मैंने आपको? 1320 से 1325, ये इसका टाइम पीरियड है। 1320 से 1325 का टाइम पीरियड है। तो इस टाइम पीरियड पे इसके साथ, जियासुद्दीन तुगलक के साथ एक बहुत फेमस सूफी संत रहते थे। एक बहुत फेमस सूफी संत रहा करते थे जिनका नाम है हजरत निजामुद्दीन औलिया। ये मैंने आपको कल भी पढ़ाया था। अमीर खुसरो के गुरुजी थे, अमीर खुसरो के जो गुरु थे, अमीर खुसरो जिनको फॉलो करता था, उनका नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया इनके कोर्ट में थे, मतलब इनके समकालीन थे, सूफी संत थे वो। लोग उनको बहुत फॉलो करते थे, बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। ये भी उनका फॉलोवर था एक टाइम पे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, कंडीशन क्या हुई, जब ये सुल्तान था तो दिल्ली की जनता हजरत निजामुद्दीन औलिया की ज़्यादा फॉलोवर हो गई कंपेयर टू इसके। तो सुल्तान की कम सुन रहे हैं लोग, सुल्तान को कुछ नहीं समझ रहे। सुल्तान क्या है, क्या सुल्तान है, कुछ नहीं समझ रहे। समझ किसको रहे हैं? सारे लोग किसको फॉलो करने लग गए? हजरत निजामुद्दीन औलिया को। तो हुआ क्या, उसमें हजरत निजामुद्दीन औलिया और जियासुद्दीन तुगलक के बीच में थोड़ी अनबनी शुरू हो गई। इनके बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। रीज़न क्या था कि लोग सुल्तान की नहीं सुन रहे थे, किसकी फॉलो कर रहे थे? जियासुद्दीन तुगलक को फॉलो करने लग गए थे, जिसके कारण जियासुद्दीन तुगलक और किसमें, हजरत निजामुद्दीन औलिया में क्या हो गई, थोड़ी अनबनी हो गई। मतलब ये एक दूसरे को नापसंद करना शुरू कर दिया इन्होंने। अब जियासुद्दीन जो तुगलक है, मैंने आपको बताया अमीर खुसरो के गुरु थे। किसकी बात हो रही है? सॉरी, ये हजरत निजामुद्दीन औलिया की। हजरत निजामुद्दीन औलिया। मैंने आपको कल भी बताया था ये किसके गुरु थे? किसके गुरु थे? किसके गुरु थे? अमीर खुसरो के। किसके? अमीर खुसरो के। अमीर खुसरो अमीर खुसरो के गुरुजी थे। कौन? हजरत निजामुद्दीन औलिया। और ये जियासुद्दीन तुगलक के कोर्ट, जब इसका रूलिंग पीरियड चल रहा था तो वहाँ पे सूफी संत थे। अब सूफी संत अपना कहीं भी, मतलब पूरे दिल्ली जनता में, पूरी दिल्ली में घूम रहे हैं, कहीं भी बैठ के लोग इनको घेर के बैठ जाते थे, ये अपनी सुनाया करते थे गजले वजले, ठीक है, वो सब होता था। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया के फ़ैन हो गए ज़्यादा, और सुल्तान की बात लोग कम सुनने लग गए, लोग इनको ज़्यादा फॉलो करने लग गए, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे। जैसे आप सत्संग वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है ना सुनने को, अच्छे अच्छे आपको थॉट्स मिलते हैं, आपके मन में पॉजिटिविटी आती है। तो वही सब ये करते थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। एक टाइप के सूफी संत थे, सूफी संत यही करते हैं। ओके, उसके बाद जब इन दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई, क्योंकि लोग इनको ज़्यादा फॉलो करने लग गए और इनको कम, सुल्तान को कम मानने लगे और जियासुद्दीन तुगलक को बहुत ज़्यादा मानने लगे। क्या करने लगे? बहुत ज़्यादा मानने लगे। अब हुआ क्या, अब इनके बीच में जो और डिस्प्यूट का जो एक और मैटर है, वो मैटर क्या है? एक तो ये मैटर था कि इनकी पब्लिसिटी ज़्यादा थी कंपेयर टू सुल्तान के। दूसरा मैटर ये था कि अभी आपने पढ़ा था खिलजी डायनेस्टी में जो लास्ट रूलर था, कौन था वो? खुसरो शाह। कौन था? खुसरो शाह। तो खुसरो शाह से इन्होंने, किसने? हजरत निजामुद्दीन औलिया। भाई खुसरो शाह के टाइम पे भी थे, ऐसा तो यानी कि केवल इनके टाइम पे ही रहेंगे, खुसरो शाह के टाइम पे भी थे। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने खुसरो शाह से किससे? खुसरो शाह से, ये कौन है? लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, सॉरी लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी का कौन थे? ये लास्ट रूलर थे, खिलजी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। कौन? खुसरो शाह। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने खुसरो शाह से 5 लाख, कितने? 5 लाख टंके उधार लिए थे। 5 लाख टंके।
टंके क्या बताए थे मैंने आपको, इल्तुतमिश ने स्टार्ट किए थे ना दिल्ली सल्तनत में, करेंसी बनाई थी टंका और टका, क्या थे वो, सिल्वर कॉइन्स। क्या थे, सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स। तो 5 लाख टंके इन्होंने उधार लिए थे, किससे, खुसरो शाह से, जब क्या चल रही थी, खिलजी डायनेस्टी। अब खुसरो शाह खिलजी का है, हम पढ़ रहे हैं तुगलक, तो खिलजी से ली थी किसने, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने ली थी खुसरो शाह से। खुसरो शाह से क्या लिए थे, 5 लाख टंके उधार लिए थे। अब हुआ क्या, हुआ ये कि इसने गियासुद्दीन तुगलक ने ये 5 लाख टंके मांग लिए वापस, किससे, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से, कि भाई ये जो उधार लिया था तुमने, पैसा तो दिल्ली सल्तनत का ही है ना, भले डायनेस्टी चेंज हो गई बट पैसा तो वही है। तो इसने मांग लिया वापस गियासुद्दीन तुगलक ने कि भाई मुझे 5 लाख टंके जो तुमने किससे लिए थे, खिलजी से, खुसरो शाह खिलजी से लिए थे, खिलजियों से जो लिए थे 5 लाख टंके मुझे वापस कर दो। अब इसने कर दिया मना, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने। औलिया साहब ने क्या कहा, औलिया ने कहा भाई कि मैंने तो लिए थे खुसरो शाह से, मैं तुम्हें क्यों दूं, मैं तो नहीं दे रहा तुम्हें, मैंने तुमसे लिए ही नहीं तो तुमको दूं क्यों। तो ये भी एक इनके बीच में विवाद का कारण है, जो 5 लाख टंके लिए गए थे इसके कारण भी इन दोनों के बीच में लड़ाई रही है, इन दोनों के बीच में क्या रही है, लड़ाई। अब आगे देखें, इतनी बात समझ गए ना आप, क्या हो रहा है दिल्ली सल्तनत में, कैसे तू इसका कैसे मरेगा। अब उसकी नींव जो रखी जा रही है उसको ध्यान से समझते रहे, एक एक चीज़ को बिल्कुल ढंग से। तो 5 लाख टंके उधार लिए थे खुसरो शाह से, मांग लिए वापस किसने, गियासुद्दीन तुगलक ने। और इसने भी सही बोला, इन्होंने भी सही बोला कि भाई मैं तुझे क्यों दूँ, तो इसको देने से मना कर दिए, तेरे से तो लिए ही नहीं, आप भी तो जब किसी का कुछ चीज़ लोगे तभी तो उसको दोगे। इसने कहा तुझसे मैंने लिए नहीं तो मैं तुझे दूँ क्यों वापस। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, अगली चीज़ क्या हुई, अगली चीज़ ये होती है कि 1326 में, इन 1325, 26 बोल दिया मैंने, सॉरी है, इन 1325 में होता है रिवोल्ट। क्या होता है, रिवोल्ट, विद्रोह। एक रिवोल्ट होता है, एक विद्रोह होता है, किसका, बुगारा खान का। किसका, बुगारा खान। अब एक बार बुगारा खान आपने पढ़ा था, बलबन का लड़का, बलबन के 2 लड़के थे ना, तो एक बुगारा खान वहाँ भी था, तो वो बुगारा खान नहीं है, ये अलग है, सेम नाम सेम है, नाम बिल्कुल सेम है लेकिन अलग है बुगारा खान। बुगारा खान कौन है, बुगारा खान है आपका इक्तेदार। कौन है, इक्तेदार। बुगारा खान है आपका इक्तेदार। कहाँ का इक्तेदार है, ये इक्तेदार था बंगाल का। कहाँ का, बंगाल का। तो ये रिवोल्ट कर देता है, ये रिवोल्ट करता है कि मैं दिल्ली सल्तनत के अंडर में नहीं आऊँगा। कौन रिवोल्ट करता है, बुगारा खान। क्या रिवोल्ट करता है कि मैं दिल्ली सल्तनत के अंडर में नहीं आऊँगा, ये मना कर देता है, खुद को इंडिपेंडेंट कर देता है। कहाँ से, दिल्ली सल्तनत से, दिल्ली सल्तनत से खुद को इंडिपेंडेंट कर देता है। उसके बाद अब ये बात इसको पता लगती है गियासुद्दीन तुगलक को, ये बहुत बड़ा रिवोल्ट था, ये बहुत बड़ा रिवोल्ट है, बंगाल का बहुत बड़ा रिवोल्ट था। बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ गए थे बुगारा खान के, जो दिल्ली सल्तनत से अलग होना चाहते थे। तो बहुत बड़ा रिवोल्ट था, तो जिसे शांत करने खुद सुल्तान को जाना पड़ा। ये गया शांत करने, भाई गियासुद्दीन तुगलक से शांत करने गया। अब हुआ क्या, कहानी सुनो। जब गियासुद्दीन इसको शांत करने गया, कहाँ पे गया, बंगाल में। बंगाल में जाएगा, जब बंगाल से स्टार्ट हुआ है तो इसको शांत करने, इस रिवोल्ट को दबाने कि भाई चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, और वापस इनको हराने गया। कौन गया, गियासुद्दीन तुगलक। कहाँ गया, बंगाल। अब जब ये बंगाल गया तो क्या होता है, जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया थे ना, वो एक भविष्यवाणी कर देते हैं दिल्ली सल्तनत में। क्या कर देते हैं, एक भविष्यवाणी कर देते हैं कि अब तुम्हारा सुल्तान वापस नहीं आएगा कभी। वो एक भविष्यवाणी कर देते हैं कि तुम्हारा सुल्तान अब वापस नहीं आएगा कभी। कहाँ से, बंगाल से। ऐसी भविष्यवाणी कर देते हैं दिल्ली सल्तनत में, जो दिल्ली की जनता थी उनके आगे, कि भाई तुम्हारा सुल्तान अब वापस नहीं आएगा कभी, बंगाल से कभी वापस नहीं आएगा दिल्ली। ऐसी भविष्यवाणी करते हैं और सबके आगे जौना खान को, इसके बेटे को, जौना खान को, किसके बेटे को, गियासुद्दीन तुगलक के बेटे को बोलते हैं ये तुम्हारा नया सुल्तान है, ये जिंदा है, अभी मरा भी नहीं, ये जिंदा है, अभी मरा भी नहीं। और डिक्लेयर कर देता है कि भाई जौना खान आपका वो है, जो नया सुल्तान आपका जौना खान है, मोहम्मद बिन तुगलक रूल करेगा इस नाम से। वो किस नाम से, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, लेकिन उसका रियल नेम क्या है, जौना खान। तो डिक्लेयर कर देता है भाई नया सुल्तान है तुम्हारा जौना खान। गियासुद्दीन तुगलक वापस नहीं आएगा अभी, दिल्ली वापस नहीं आएगा अभी। कहाँ से, बंगाल से, कभी दिल्ली वापस नहीं आएगा। अब होता क्या है, ये बात पहुँचती है इसके तक, गियासुद्दीन तुगलक तक। इसे तो बड़ा गुस्सा आता है, ये कहता है यार मेरे जीते जी इसने कैसे बोल दिया, और ये होता कौन है बोलने वाला, इसने बोल कैसे दिया। तो ये अमीर खुसरो इसके कोर्ट में भी था, मैंने आपको बताया था ना, बलबन के टाइम से अमीर खुसरो ने स्टार्ट किया था, खिलजी खत्म होने के बाद भी अमीर खुसरो था पोएट। तो अमीर खुसरो ने एक लेटर भिजवाया। कहाँ भिजवाया लेटर,
लेटर भिजवाया दिल्ली में, किसके लिए? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के लिए, अपने गुरु के लिए, जिसमें इसने लिखा था गियासुद्दीन तुगलक ने कि जब तक मैं बंगाल से वापस दिल्ली आता हूँ तब तक दिल्ली छोड़ के भाग जाओ। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को बोला कि अगर मैं बंगाल से वापस आ रहा हूँ तुम दिल्ली छोड़ के भाग जाओ, अगर तुम दिल्ली छोड़ के नहीं गए तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। अब ये लेटर पढ़ता है कौन? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, ये लेटर पढ़ता है। फिर उसे एक बड़ी फेमस लाइन बोलता है, आपने सुनी होगी कई जगह, मतलब हम लोग बोलते हैं इस चीज़ को, जो चीज़ मतलब इतनी जल्दी नहीं होगी ना उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं इसको, कि दिल्ली अभी दूर है। ये बहुत फेमस कथन है, बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि भाई दिल्ली अभी दूर है। तो ये बोलता है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, किसको? गियासुद्दीन तुगलक के लेटर पढ़ने के बाद, कि दिल्ली अभी दूर है। किस भाषा में बोलता है? वो बोलता है, ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, हनौज दिल्ली दूरस्थ, हनौज दिल्ली दूरस्थ, दूरस्थ, यही है, दिल्ली ऐसे लिखा हुआ है उसमें, ये मत सोचना कि स्पेलिंग गलत है। हनौज दिल्ली दूरस्थ, इसका मतलब है कि दिल्ली अभी दूर है। हिंदी में इसका मतलब क्या है? कि दिल्ली अभी दूर है। तो ये फेमस लाइन किसकी है? क्वेश्चन आया हुआ इससे एक बार कि दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा था? किसने कहा था ये कि दिल्ली अभी दूर है? इसका इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हो? दिल्ली अभी दूर है क्या मतलब है? कि भाई तूने लेटर तो भेज दे, दिल्ली आ तो था, आ तो जा, आके तो दिखा दे दिल्ली। तो इसने भविष्यवाणी कर दी थी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कि वापस नहीं आएगा। अब कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने इसको मरवाया। दिल्ली आ रहा था, रास्ते में मर गया था, रास्ते में मर भी जाता है, जब दिल्ली आ रहा होता है तो रास्ते में मर भी जाता है वाकई में। अब कुछ बोलते हैं कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने जोना खान के साथ मिलकर इसको मार दिया, मतलब इसके बेटे के साथ मिलकर इसको ही मार दिया। और कुछ बोलते हैं कि एक सेलिब्रेशन में इसकी डेथ हुई थी, वो भी पढ़ेंगे अभी। तो समझ गए अब? तो एक फेमस लाइन कौन सी है? हनौज दिल्ली दूरस्थ, मतलब दिल्ली अभी दूर है। भाई तू कहाँ, दिल्ली आ तो जा, पहले बंगाल में बैठ के कहाँ बातें कर रहा है, दिल्ली अभी दूर है। ये फेमस लाइन किसने कही है? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कही है। अब याद रखना, दिल्ली अभी दूरस्थ, ये जो है दिल्ली, हनौज दिल्ली दूरस्थ, किसने कही है लाइन? ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा बोली गई है? ये बोली गई है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। तो मैंने आपको क्या बताया, जब बुगारा खान का रिवोल्ट शांत करने गया गियासुद्दीन तुगलक, तो वहाँ पे क्या हुआ? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने भाई डिक्लेयर कर दिया कि तुम्हारा सुल्तान मर गया, वापस नहीं आएगा वो दिल्ली कभी, और नया सुल्तान बना दिया किसको? जोना खान को। और जो 5 लाख टंके जो उधार में लिए थे, किससे लिए थे? खुसरो शाह से। जो 5 लाख टंके उधार में लिए थे ना, वो दिल्ली जनता में बांट दिए। उसने डिक्लेरेशन करी कि जोना खान तुम्हारा नया सुल्तान है, और वो 5 लाख टंके जो वापस मांग रहा था कौन? गियासुद्दीन तुगलक, जो वापस मांग रहा था, इसको जो इसने पैसे वापस मांगे वो पैसे इसने दिल्ली की जनता में बांट दिए। कितने? 5 लाख टंके दिल्ली की जनता में बांट दिए गए। अब हुआ क्या? रिवोल्ट हो गया शांत। भाई गियासुद्दीन तुगलक ने रिवोल्ट शांत कर दिया। क्या कर दिया? रिवोल्ट शांत कर दिया। जो रिवोल्ट हुआ बुगारा खान का, ये रिवोल्ट शांत कर दिया गया, मतलब आ गया कंट्रोल में बुगारा खान कंट्रोल में आ गया। अब जब रिवोल्ट शांत हो गया तो गियासुद्दीन तुगलक के दिमाग में तो एक ही बात थी कि भाई फटाफट दिल्ली चलो, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की तो हत्या करनी है। इसने कैसे सुल्तान बना दिया मेरे होते हुए इसने कैसे बना दिया सुल्तान? तो 1325 में जो रिवोल्ट जो शांत करा, रिवोल्ट शांत करने के बाद ये वापस दिल्ली के लिए निकल गए। कहाँ के लिए निकल गए? दिल्ली के लिए। तो ये नीचे लाइन में लिख देता है, अभी दिल्ली के लिए निकले। दिल्ली के लिए कौन? गियासुद्दीन तुगलक, पूरी सेना दिल्ली के लिए वापस आने लगी। तो मैंने बताया ना आपको, बहुत बड़ा रिवोल्ट था, ये बहुत बड़ा विद्रोह था। कौन सा? बुगारा खान का। जो बंगाल का रिवोल्ट था, ये बहुत बड़ा रिवोल्ट था। तो इसकी खुशी में एक सेलिब्रेशन रखा गया। किसके लिए सेलिब्रेशन रखा गया? कि भाई ये रिवोल्ट तो हम जीत गए, मतलब ये रिवोल्ट बचा लिया हमने, बंगाल को हमने दोबारा दिल्ली सल्तनत में ऐड कर लिया। तो दिल्ली से जब दिल्ली वापस आ रहे थे तो एक पार्टी रखी गई, एक पार्टी कह लो, जश्न, एक पार्टी रखी गई। कहाँ पे? पार्टी रखी गई तुगलकाबाद ने शहर बसाया था ना, जो तुगलकाबाद में एक पार्टी रखी गई, ठीक है। और उस पार्टी के लिए एक महल बनाया गया लकड़ी का। किसका? लकड़ी का महल, लकड़ी का महल, एक वुडन पैलेस। एक वुडन पैलेस बनाया गया, लकड़ी का महल बनाया गया। कहाँ पे? तुगलकाबाद में।
जब ये दिल्ली के लिए वापस आ रहे थे रिवोल्ट को शांत करके, तो एक लकड़ी का महल बनाया गया, एक वुडन पैलेस बनाई गई। कहाँ पे? तुगलकाबाद में। तुगलकाबाद में एक वुडन पैलेस बनाया गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ इतनी बढ़िया पार्टी चल रही थी, हाथी घोड़े भी थे, आर्मी से वापस आ रहे थे, भाई लड़के वापस आ रहे थे ना, आर्मी के साथ थे, तो पार्टी चल रही थी बढ़िया बढ़िया। तो वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ हाथी भी दब गए भाई, कुछ हाथी पागल हो गए। तो जो हाथी पागल हुए तो उन्होंने जो लकड़ी का महल था, जो वुडन पैलेस था जहाँ पे विश्राम कर रहा था रात को पार्टी के बाद, वो हाथी थोड़े पागल से हो गए और उन्होंने महल में टक्कर मार के महल गिरा दिया, जिसमें लकड़ियों के नीचे दबने से इसकी मौत हो गई। किसकी? गियासुद्दीन तुगलक की। कुछ लोग तो बोलते हैं, कुछ बोलते हैं कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को जब पता लगा कि सुल्तान कहाँ पे रेस्ट कर रहा है, तुगलकाबाद में लकड़ी के महल पे रेस्ट कर रहा है, तो वो जौना खान के साथ मिलके इसकी हत्या कर देता है तुगलकाबाद में आके। तो दो कथन है इसको लेके, ठीक है। इससे क्वेश्चन तो नहीं आता कि मृत्यु कैसे हुई, ये तो बेकार का सवाल है, तो आने लायक सवाल है नहीं, लेकिन आपको याद रहे उसके लिए मैंने आपको स्टोरी बताई है कि आपको अच्छे से याद रहे। तो दो कथन है इसके पीछे। पहला कि पार्टी में हाथी पागल हुए, जब ये सो रहा था तो लकड़ी के महल पर टक्कर मार के उसे गिरा दिया गया और लकड़ी के नीचे दब के इसकी डेथ हो गई। दूसरा कथन क्या बताया मैंने आपको कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने जौना खान के साथ मिलके इसकी हत्या कर दी, क्योंकि वो डर गया कि भाई सुल्तान तो पहुंचने वाला है, तुगलकाबाद तो पहुंच ही गया, वो तो दिल्ली पहुंचने वाला है। तो दो कथन है इसके पीछे। लकड़ी वुडन पैलेस में इसकी डेथ हो गई। तो इसकी डेथ के बाद कौन बना रूलर? इसकी डेथ के बाद रूलर कौन बनेगा? रूलर तो डिक्लेयर कर दिया ना जौना खान को। एक लाइन और लिखना कि इसका टॉम कहाँ है? किसका? टॉम ऑफ गियासुद्दीन तुगलक। टॉम ऑफ गियासुद्दीन तुगलक। अब इसकी डेथ कहाँ हुई? इसकी डेथ हुई तुगलकाबाद में, तो इसका टॉम भी कहाँ पे है? तुगलकाबाद। कहाँ पे है? तुगलकाबाद। तुगलकाबाद में इसका टॉम है। क्या है? टॉम। इसका मकबरा, इसकी कब्र कहाँ पे है? तुगलकाबाद में। इसके बाद जब इसकी डेथ ही हो गई, भाई भविष्यवाणी तो सच हो गई। किसकी? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की भविष्यवाणी सच हो गई और ये मर गया। और नेक्स्ट रूलर कौन बनेगा? जौना खान। जौना खान एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में जौना खान को या फिर मोहम्मद बिन तुगलक को, एक ही है, मोहम्मद बिन तुगलक को इंसेन सुल्तान बोलते हैं। इंसेन सुल्तान, पागल सुल्तान, उसे पागल सुल्तान बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। पागल उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जनता और उसके बीच में कभी ना अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि वो था बहुत पढ़ा लिखा और जनता ज़्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं। जौना खान तो था, MBT था, मोहम्मद बिन तुगलक, वो बहुत पढ़ा लिखा था और जनता पढ़ी लिखी थी नहीं। तो भाई जो पढ़ी लिखी बात जनता से करता था, जनता को समझ ही नहीं आती थी। भाई जनता को इतनी पढ़ी लिखी है नहीं और बातें करता था पढ़ी लिखी वाली। अगर आप कंपेयर करना चाहोगे तो मनमोहन सिंह से कर लो। मनमोहन सिंह हमारे कितने पढ़े लिखे हैं, पर नहीं, अच्छे PM में गिने नहीं जाते वो। तो वही बात हुआ उस समय। मोहम्मद बिन तुगलक था बहुत पढ़ा लिखा और जो जनता थी वो ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, तो वो अच्छी अच्छी बातें बताता था। वो उसने बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ें, अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करे उसने, पर जनता को समझ ही नहीं आते थे। जनता कहती है पागल है। तो उसके टाइम में बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए भाई। नॉर्थ इंडिया में रिवोल्ट्स हुए, साउथ इंडिया में रिवोल्ट्स हुए। अब पहले दिल्ली राजधानी थी, जब दिल्ली राजधानी थी तब आपके साउथ में रिवोल्ट्स होते रहे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, और जब वो साउथ में कैपिटल शिफ्ट करेगा अपनी तो नॉर्थ में शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे ही वो एक्सपेरिमेंट करता रहता रहा मोहम्मद बिन तुगलक और सारे उसके फेल हुए, इसलिए उसे पागल सुल्तान कहा गया। वैसे पागल नहीं था वो, वैसे बहुत ही इज़ अ ग्रेट स्कॉलर था वो। पर्शियन और अरबियन लैंग्वेज का ग्रेट स्कॉलर था वो। इन लैंग्वेज की बहुत नॉलेज थी उसको। पर्शियन और अरबियन जो लैंग्वेज थी उसकी बहुत नॉलेज थी उसको मोहम्मद बिन तुगलक को। लेकिन उसे पागल सुल्तान क्यों कहते हैं मैंने आपको बताया, क्योंकि जनता को उसकी बात नहीं समझ आती थी, उसको जनता की बात नहीं समझ आती थी, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज़ और इसमें ऐड कर लेना, तुगलक डायनेस्टी में जो आप पढ़ा है इनने पहला पॉइंट, कि जब 1321 में गया था ना जौना खान, जब 1321 में जौना खान गया था, कहाँ पे? वारंगल गया था, और उसका नाम क्या रख दिया था? सुल्तानपुर। क्या नाम रख दिया था? चेंज करके सुल्तानपुर नाम रख दिया था ना। तो उसके बाद इसने सुल्तानपुर को ना दिल्ली की साउथ कैपिटल बना दिया था। ये लाइन में आपको बताना भूल गया, अभी जब मैं साउथ की बात करी तब याद आया मुझे, दिल्ली की साउथ कैपिटल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे कि भाई दिल्ली की पहली साउथ कैपिटल कौन सी थी? दिल्ली सल्तनत में पहली बार साउथ कैपिटल कहाँ गई? पहली बार साउथ कैपिटल कौन सी बनी? सुल्तानपुर। किसने बनाई है? जौना खान ने। जौना खान ने बनाई, या फिर आप बोल सकते हो गियासुद्दीन तुगलक के टाइम पे बनी है। समझ आ गया आपको इतना?
तो 1321 में दिल्ली सल्तनत की जो साउथ कैपिटल थी, दिल्ली सल्तनत की साउथ कैपिटल कौन थी? सुल्तानपुर। जहाँ पे 1321 में कौन गया था? जौना खान। जौना खान गया था ना इसको ऐड करने वापस। इतना आप समझ गए? तो अब कल हम शुरू करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक पढ़ेंगे, जलालुद्दीन फिरोज इसके जियासुद्दीन तुगलक के बारे में इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसके बारे में। कल हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ेंगे। उसके कोर्ट में एक मोरक्को से ट्रैवलर भी आया था, एक यात्री आया था, इब्न बतूता। इब्न बतूता नाम है उसका, उसे पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक को। उसका नाम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक, जिसको दिल्ली सल्तनत का अकबर कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहते हैं, ठीक है। उसके मौत के बाद डायनेस्टी फॉल वो हो जाएगी, डाउनफॉल शुरू हो जाएगा तुगलक डायनेस्टी का। एक पॉइंट और लिखना है इसमें कि तुगलक डायनेस्टी, मैंने आपको शुरू में बताया था, तुगलक डायनेस्टी सबसे ज़्यादा रूलिंग पीरियड पे रूल करती है। मैंने आपको बताया 1320 से 1414 सबसे ज़्यादा रूलिंग पीरियड है इनका दिल्ली सल्तनत में। तो कल स्टार्ट करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मेरे को आप मैं समझ लो कि आप मतलब बहुत डीप आपको हर चीज़ पढ़ाई जा रही है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़े, अच्छे से नोट करें, अपने अच्छे से नोट्स बनाएं। ये आपके बहुत यूज़फुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, और हम आशा करेंगे कि आप इसको ढंग से, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं वो आप भी उतनी मेहनत करें। इनको एक प्रॉपर वे में नोट्स बनाएं और क्वेश्चन ज़रूर लगाएं। नोट्स तो बना रहे होंगे आप, एक क्वेश्चन जरूर लगाएं। क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो आपको फील नहीं आ पाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए नोट्स जरूर बनाएं और क्वेश्चन जरूर लगाएं। कोई भी एक प्रैक्टिस बुक ले लीजिए जो आपकी बहुत काम आएगी। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें ढूंढें। बहुत सारी बुक है मार्केट में, घटना चक्र लगा लो। घटना चक्र एक अच्छी बुक है, पीसीएस लेवल के क्वेश्चन है उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपकी। एक घटना चक्र लो इंडियन हिस्ट्री और लगाना शुरू करो, दिल्ली सल्तनत से या फिर मीडिएवल इंडिया से, उसको आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए। और बाकी अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, हमारी ऑफलाइन कोचिंग चल रही है हरिद्वार में, अगर हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको अपना नंबर भी दे देता हूं। अगर आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट, आप नीचे आपको नहीं मिल रहा है, ये हमारा नंबर है, आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल हमने दे रखी है। हरिद्वार में अगर आप ऑफलाइन हमसे कोचिंग करना चाहते हैं, ऑफलाइन आके हमसे इंटरेक्शन में आप आना चाहते हैं, तो आप हरिद्वार में आके आप हमारी कोचिंग ले सकते हैं। बस लास्ट में ये कहेंगे हम कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ तक पहुँचाएँ, और चैनल को हमारे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ें। ऐसी जो लोग पढ़ना चाहते हैं, अपनी अच्छी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। अब आने वाले एग्ज़ाम्स जो है, अभी आपको कुछ टाइम मिल गया, अभी भर्तियों पे रोक लगी हुई है उत्तराखंड में, तो आपको काफ़ी टाइम मिल गया। अभी 2-4 महीने, मान लीजिए 2-4 महीने में आप अच्छी तैयारी करें और अच्छी तैयारी के साथ एग्ज़ाम में बैठें। तो मैं आशा करता हूँ आपको हमारा पढ़ाया हुआ सब अच्छे से समझ आ रहा होगा। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास का एंड करते हैं और कल हम स्टार्ट करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।